Let's now continue with a computing of actual costs. The expression actual cost means the actual cost to the assessee reduced by a portion of cost thereof, ठीक है, reduced by that portion of cost thereof, if any, which has been met directly or indirectly by another person or authority. अब देखो क्या कह रहा है कि अब इसको हम कितने रिड्यूस कर देंगे कोस्ट। अगर मान लो किसी और ने इंकर कर दी वो कोस्ट हमारे बिहाफ पे, तो हम उसका पार्ट मतलब अपने बिहाफ पे मतलब वो पार्ट नहीं बनाएंगे। अगर हमने मान लो उसको रिइंबर्समेंट वगैरह जैसे अगर बाद में पे कर दिया तो हम बना लेंगे उसको कि मान लो एक टाइम उसने पे कर दिया, हमने वो कर दिया, वो तो मतलब लोन अरेंजमेंट वगैरह बन जाती है उससे, तो हम कर देंगे उस केस में। तो मतलब ये इतना मतलब वो रखना है बस, उसने डायरेक्ट लिंक कर उसके मतलब असेसी ने की हो, जितनी वो कोस्ट करेगा ना वो एक्चुअल कोस्ट मानी जाएगी। और इसके अंदर जैसे ये भी होता है कि एक्चुअल कोस्ट, अब देखो आगे आएगा कि जैसे अगर एक्चुअल कोस्ट में क्या क्या ले सकते हैं, इंटरेस्ट की जो जैसे बोरोइंग कोस्ट तुमने पढ़ रखा हो, जैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन वह कैपिटलाइजेशन भी हम कब तक करेंगे, पुट टू यूज डेट तक का। पुट टू यूज से जब भी आगे जाएगा, जैसे मान लो ये यहाँ तक का था, पुट टू यहाँ तक का था, ऐसा तक वायर उसने कभी यहाँ पे की होगी, तो इस डेट का पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट वो कैपिटलाइज होगा। और पुट टू यूज से आगे डेट वो कहाँ जाएगा, पीएनएल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के करंट ईयर में चार्ज होगा, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। एक ही हो जाएगा। अगर मान लो जैसे कोई अगर तुमने जीएसटी पे किया है उस केस में, तो जीएसटी का अगर क्रेडिट मिल रहा है तो हम उसको क्लेम कर लेंगे वहां पे, क्योंकि 100% मिल जाएगा। अगर लेकिन अगर हमने तुम्हें जीएसटी का उसको इनपुट नहीं मिल रहा ना तुम्हें, तुम उसको कैपिटलाइज करके उस पर मतलब डेप्रिसिएशन क्लेम करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि नाम मिलने से अच्छा कुछ तो मिलना है, क्योंकि जीएसटी में तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा उस क्रेडिट का, कोस्ट का पार्ट बना के कर देना उसको कैपिटलाइज, फिर डेप्रिसिएशन क्लेम होगा। अब आगे देखो ये वाला नीचे एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा कि एमसीक्यू में भी आ सकता है ये वाला, कि जैसे वेयर एन असेसिंग इसको ना एमसीक्यू के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट करके रखना था। ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं पॉइंट देंगे, लेकिन एमसीक्यू के लिए जरूर दे सकते हैं ये वाला। क्या, वेयर एन असेसिंग कर एनी एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन, मतलब एक्वायर करने के लिए ऑफ एसेट और पार्ट देयर ऑफ विच अ पेमेंट या एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट्स क्या टू मेड टू अ पर्सन इन अ डे, एक दिन के अंदर एक पर्सन को, अ पर्सन इन अ डे, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे अदरवाइज मतलब अगर अकाउंट पे को छोड़ के अकाउंट पे, इसको मैं थोड़ा नीचे से इरेज कर देता हूँ। अदरवाइज देन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हो गया। मतलब क्या करें, इन चीजों को छोड़ के अगर उसने मान लो पेमेंट कर रहा है वो एक पर्सन को एक दिन में, क्या, थ्रू अ बैंक ट्रांसफर एक्सीड 10,000, मतलब इन चीजों को छोड़ के अगर वो 10,000 से मतलब किसी को अमाउंट 10,000 से एक्सीड अमाउंट पे कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो उसको हम कोस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे एक्चुअल कोस्ट का। कि मान लो अगर जैसे वो एक्चुअल मतलब किस में पे कर रहा है, कैश में पे कर रहा है, इसको ऐसा भी लिख लेना अपनी मतलब उसमें थोड़ी क्लियरेंस के लिए, कैश में पे कर रहा है, बियरर चेक में पे कर रहा है, और एक और जैसे एक और होता है क्रॉस चेक होता है। तो अगर वो मान लो उन तीनों चेक मतलब या फिर कोई जैसे इन मोड्स को छोड़ के अगर वो पे कर रहा है, उसमें जनरली यही आता है, कैश, बियरर चेक, और तुम्हें मिलेगा क्रॉस चेक। अगर वो इन चीजों में पे कर रहा है ना, इन तीन चीजों में, तो उसका वो अगर 10,000 से भी मतलब 10,000 से अमाउंट ज्यादा होगी, एक्सीडिंग 10,000 से एक्सीड करनी चाहिए, मतलब 1 रुपये मतलब ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा होनी चाहिए, तो उस केस में उस पर मतलब क्या वो कैपिटलाइज नहीं होगी वो अमाउंट, ये ध्यान रखना अपना। और तुम जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, अगर मान लो 10,000 से ज्यादा है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो ये अपना 43 ध्यान। सर। हाँ 43 मतलब वो हम आगे पढ़ लेंगे उसको तो। ये वाला ध्यान रखना कि 10,000 से ज्यादा अगर बैंक से है तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज नहीं होगा। हम आगे पढ़ते हैं एक्चुअल कॉस्ट इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशन, और ये स्पेशल सिचुएशंस आती है। सबसे पहली ऐसे, एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड। हम्म हम्म एसेट यूज फॉर बिजनेस आफ्टर इट सीजेस टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब क्या लिख रखा है, वेयर एन एसेट इज यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस बिजनेस आफ्टर it is ceases to be a scientific research related to that business, the actual cost to the assessee or for depreciation purpose shall be the actual cost to the assessee as reduced by deduction allowed in section 35A। अब देखो जैसे साइंटिफिक के केस में कितने परसेंट डिडक्शन मिलते तुमने अगर जैसे कर रखा हो तो तुम्हें पता होता है। 100% पूरी मिल जाती है। हाँ 100% साइंटिफिक के केस में 100% मिल जाती है। तो अब सीधे सी अब ये बात कहना चाह रहा है, अगर तुमने पहले साइंटिफिक के अंदर डिडक्शन क्लेम कर ली उसको, तो मान लो तुमने
अरे यार कौन है, अपने आप कर दिया करो थोड़ी देर। हम्म, कि मान लो जैसे उसने मान लो 10 लाख पे कर दिए थे साइंटिफिक एसेट के लिए उस टाइम, मतलब वो बिजनेस में तो यूज हो रही होगी तभी डेप्रिसिएशन क्लेम होगा, ये ध्यान रखना, बिजनेस में होगा तभी डेप्रिसिएशन क्लेम होगा। साइंटिफिक के केस में मान लो 10 लाख की एक्वायर की थी, तो उस सेक्शन 35 के अंदर पूरा डिडक्शन मिल गई होगी 100% की। तो अब उसकी कॉस्ट एक्चुअल कितनी बनी, नील, मतलब ना अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना कुछ। लेकिन ये भी ध्यान रखना इस केस में वो ब्लॉक ऑफ एसेट जैसे हम निकालते हैं उसका पार्ट बनेगा, चाहे वो नील वैल्यू पे खड़ा होगा लेकिन उसका पार्ट बन रहा होगा हमेशा जब तक वो एसेट तुम्हारे पास है। और अब देखो इस केस में क्या है कि अगर तुम्हें साइंटिफिक एसेट मतलब तुम्हारी कॉस्ट नील होगी थी, तो मतलब जैसे ठीक है, तो अब तुम्हारे जो जो भी अगर तुम मान लो उसको अपने बिजनेस में यूज ला रहे हो, क्या कहते हैं बिजनेस में ये कहना चाहते हैं, जैसे पहले तो साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज हो रही थी, लेकिन अब वो साइंटिफिक से हट के अब तुम्हारे नॉर्मल बिजनेस पर्पज के अंदर आ रही है, साइंटिफिक के नहीं नॉर्मल बिजनेस में। तो उस केस में अब तुम्हारी क्या एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, नील हो जाएगी। ये ध्यान रखना, मतलब तुम्हारी एसेट तो हो जाएगी लेकिन मतलब बिजनेस में उसमें, लेकिन तुम्हारी वो एसेट की वैल्यू नील रहेगी। ये ध्यान रखना हमेशा, मतलब एसेट तो खड़ी होगी ब्लॉक ऑफ एसेट्स में, लेकिन उसकी वैल्यू नील स्टैंड रहेगी, ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट केस, इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, व्हेन वेयर इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट एंड इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, fair market value of such inventory as on the date of conversion into capital asset determined as predetermined manner shall be cost to the such capital asset to the assessee। कि अब देखो अब इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, जो मान लो जो कैपिटल एसेट बनेगी, कि मान लो जैसे तुम कोई बिजनेस में तुम्हारी इन्वेंट्री थी गोल्ड की, मान लो तुम अपने जैसे कोई वाइफ के लिए या फिर जिसके लिए स्पाउस के लिए अगर तुम मान लो गोल्ड परचेज करके जा रहे हो, तो उस केस में मान लो जैसे वो इन्वेंट्री से अपने जैसे उसका खुद का ही बिजनेस था, तो वहाँ पे उसकी इन्वेंट्री थी लेकिन उसने वहां से ज्वेलरी मान लो 10 लाख की थी वो ले ली, अपनी वाइफ को दे दी उसको, तो 10 लाख की वैल्यू थी उसकी, मान लो फेयर मार्केट वैल्यू भी वही थी 10 लाख की। तो उसने अपनी वाइफ को 10 लाख में मतलब जैसे 10 मतलब अमाउंट तो चार्ज ही नहीं की होगी वाइफ से, कौन मतलब कौन ही करेगा, तो मतलब उसने 10 लाख में अपनी वाइफ को दे दी फेयर मार्केट वैल्यू अगर हम बात करें तो अमाउंट के टर्म्स में, तो 10 लाख ले ली होगी। अब वो देखो क्या, अब वो हमारी क्या है, बिजनेस में हमारी यूज नहीं होगी, तो उस पर हम डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या अब कैपिटल एसेट कहिए क्या तुम्हारे केस में कि उसके वो तुम्हारी वाइफ को हुई है, ठीक है, मतलब तुम कैपिटल एसेट तुम्हारी मतलब वाइफ को मिल गई, मतलब तुम्हारे लिए वो कैपिटल एसेट हो जाएगी तुम्हारी तुम्हारे, अगर हम इंडिविजुअली चेक करेंगे तो वहाँ पे, तो अब वजह से हम उसके केस में क्लबिंग का भी लगा सकते हैं, अगर मान लो वाइफ की कोई इनकम नहीं है तो हम उस केस में क्लबिंग का लग के हस्बैंड की इनकम अपनी कैपिटल एसेट बन जाएगी, तो वहां पे हम जैसे आगे उसकी कैपिटल एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। अब वो जब भी अगर आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो उस केस में क्या कर लेंगे उसका हम उसकी हम जो भी मान लो वो जैसे कैपिटल गेन के चैप्टर में होता है कि टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट, वो बीजीबीपी में होती है, टू द मतलब जितने एक्सीडिंग करती है वो कैपिटल एसेट में मतलब वो उसमें कैपिटल गेन्स में चली जाती है। वहां पे ये होता है कि जब तक हमने सोल्ड नहीं की तब तक तुम्हारी इनकम नहीं मानी जाएगी, लेकिन जैसे सोल्ड करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट बीजीबीपी, और ओवर एंड अबव कॉस्ट वो चली जाएगी कैपिटल गेन्स में, ये ध्यान रखना। और फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी डेट की लेनी है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की, जब वो कन्वर्ट हो रही है कैपिटल एसेट में। ठीक है, अगर अब क्या करें, एसेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, ये वाला केस थोड़ा ज्यादा करके चलना। क्या, वेन एसेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, मतलब जैसे तुम्हारे कोई फादर इन लॉज मतलब किसी से तुम्हें कोई गिफ्ट मिल रहा है किसी पर्सन से, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट शैल बी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, जो मतलब प्रीवियस ओनर के लिए एक्चुअल कॉस्ट थी, माइन लेस डेप्रिसिएशन अलाउेबल, मतलब जितना उसको डेप्रिसिएशन अलाउेबल था तब तक के लिए जब से उन्होंने एक्वायर की थी वो लेस करके आओगे तुम, मतलब डब्ल्यूडीवी एक्चुअल कॉस्ट आएगी, वो तुम्हारे ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर पार्ट बन जाएगी। और ये आगे क्या, एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एसएससी सच एज एक्सपेंडिचर ऑन फ्रेट और इंस्टॉलेशन, मान लो जैसे प्रीवियस ओनर से लेके हमने कोई फ्रेट और इंस्टॉलेशन पे मतलब कोई इन पे एक्सपेंडिचर कर दिया, तो वो क्या एक्चुअल कॉस्ट हम उसका पार्ट बना देंगे, मतलब जैसे कोई डब्ल्यूडीवी या जो भी होगी उसको हम एडिशनल पार्ट बना देंगे उसका। ठीक है चलो ये भी हो गया। अब अगर सेकंड ओनली सेकंड एसेट हैंड ना हो तो, मतलब, मतलब उसमें लिखा है एसेट वाज द ओनली एसेट। अरे मान लो वो एसेट की मान लो ये जैसे बात कर रहे हैं तुम्हारे कोई अगर मान लो तुम्हारी जैसे तुम्हारे ब्लॉक ऑफ एसेट्स था तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं आ रही, मान लो कोई नील वैल्यू चल रही है, मतलब तुम्हारे मतलब ब्लॉक तुम्हारा नील वैल्यू का चल रहा है, मान लो तुमने सेल वगैरह इतनी कर दिया तुम्हारा कुछ हो रहा है कि तुम्हारा डेप्रिसिएशन क्लेम ही हो रहा है या कम हो रहा है, तो उस केस में अब ये बात कर रहा है कि मान लो अगर तुम्हारे केस अगर तुम्हारे बिजनेस में अगर वो सिंगल एसेट है
तो तुम उसके केस में डेप्रिसिएशन क्लेम करते आ जाओगे नॉर्मली। जैसे मान लो 10% का मान लो बिल्डिंग हमने तुमने ट्रांसफर की है, तो मान लो तुमने एक्वायर की थी 1/10/2015 में, तो 1/10 मतलब 2015-16 में, और उस ईयर में तुम्हें फुल अलाउड था, तो तुम वहां से उसको 10% क्लेम करते हुए आओगे। मतलब 10 जब तक होगा वो क्लेम करते आओगे, जो भी मतलब फिर लास्ट में WDV आएगी तब करोगे। मतलब अगर ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हारे बिजनेस में अगर वो सिंगल एसेट होती तो उसकी WDV क्या होती, या एक्चुअल कॉस्ट, मतलब जो भी वो एक्चुअल कॉस्ट की बात करता है, मतलब कितना तुम्हें डेप्रिसिएशन अलाउड होता, वो ये बात कर रहे हैं। तो भैया इस वाले प्रोविजन का यही मतलब है ना कि जो एक्चुअल कॉस्ट पिछले ओनर को मिलेगी, फिर डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वो एक्चुअल कॉस्ट बने। हाँ, मतलब जो प्रीवियस ओनर ने जो भी एक्वायर की होगी कहीं से भी, उसको मतलब जितनी कॉस्ट उसने इंकर की होगी वो बन जाएगी, और माइनस जितना उसको डेप्रिसिएशन अलाइबल होगा वो भी, जैसे जो मैंने भी बताया था कि जब तक वो, अगर वो उसके बिजनेस में खाली अगर वही एसेट होगी तो वो लेस करता हुआ आ जाएगा। ठीक है, चली गई क्या? चलो ठीक है। भैया आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ नहीं आ रही है रही? भैया, अब आ आई। रही है। तुम्हें सुना नहीं, मतलब मैंने क्या कहा था अभी? थोड़ा ही सुना भैया, आवाज आपकी बंद हो गई। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा था कि मान लो जब ये प्रीवियस ओनर ने जिसमें भी एक्वायर की होगी जिस अमाउंट पे भी, वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी, और जितना उसे डेप्रिसिएशन अलाउबल होगा, अगर मान लो हम ये ट्रीट करें कि उसके बिजनेस में अगर सिंगल एसेट थी, उस केस में बात करें, तो वो ध्यान लेस रखना। करने के बाद उसके एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, अब इसके केस में ना थोड़ा इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब इसके केस में क्या होता है कि जो भी असेसिंग ऑफिसर या जो भी एक मतलब डिसाइड करेगा एक्चुअल, क्या लिख रखे लास्ट में, एक्चुअल कॉस्ट शैल बी अमाउंट विच द असेसिंग ऑफिसर, और मैं जो भी है कमिश्नर वगैरह जो भी है वो डिटरमाइन करेंगे। तो सीधी सी बात करो, असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करेगा, तो वो सीधा से तुम्हें मतलब इतना ये रेलेवेंट नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर जो बताएगा वो तुम वही ले लेना, अदर की कोई बात ही नहीं है सेकंड हैंड एसेट के केस में। अब ये वाला थोड़ा इम्पोर्ट, ये भी थोड़ा आ जाता है कि जैसे री एक्विजिशन ऑफ एसेट। अब री एक्विजिशन ऑफ एसेट की बात करें, जैसे तुमने कोई एसेट मान लो पहले सोल्ड कर दियो, उसको तुम वापस एक्वायर कर रहे हो अपने बिजनेस में। अब तुम ये इसका पर्पस क्या हो सकता है कि मान लो तुमने जैसे पहले तुम्हारी उसकी WDV इतनी कम हो चुकी थी, मतलब तुम्हें उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो तुमने अपने फ्रेंड को भेज दी, तो उसके फ्रेंड ने कुछ ऐसे मतलब कुछ किया कि मान लो तुमने अब एक्वायर की, बहुत ज्यादा अमाउंट में कर लिया, मतलब कि जैसे तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा बेनिफिट हो सके, टैक्स प्लानिंग हो सके, मतलब तुम करना चाह रहे हो, तो अगर ये चीज आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर तुम्हें मतलब वहाँ चेकिंग वगैरह, फिर मतलब ये वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। रीएक्विजिशन ऑफ फोर्स, मतलब क्या उसकी वैल्यू लेंगे हम एक्चुअल। अब पढ़ते हैं, वेयर एन एसेट विच हैज बिलोंग वंस टू द असेसी, भाई कि पहले एसेट उसकी थी, बिजनेस में यूज हो रही थी, देयर आफ्टर क्या सीजेस टू बी प्रॉपर्टी, रीजन ऑफ ट्रांसफर और अदरवाइज, उसने या तो ट्रांसफर कर दिया मतलब कुछ और रीजन, सेल कर दिया मतलब किसी को, अब वापस क्या है री एक्वायर्ड कर लिया उसने। अब एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट when first acquired the minor depreciation allowance if the asset was the only asset in the relevant block। अब ये बात कर रहा है जब तक तुमने सोल्ड या ट्रांसफर की थी, या मतलब अदरवाइज जो भी केस था, मतलब तुमने जब भी तुम्हारी लास्ट वैल्यू थी, तो जो भी तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट माइनर डेप्रिसिएशन होगी, मतलब WDV ऑन द डेट ऑफ सेल या ट्रांसफर जो भी होगा रेलेवेंट, तो वो चेक करेंगे हम। अदरवाइज एक हम चेक करेंगे जो भी तुमने एक्चुअल प्राइस की थी, मतलब रीएक्विजिशन प्राइस हो गया, मतलब जिस अमाउंट पे तुमने रीएक्वायर किया, विच एवर इज लोअर होगा वो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। इसका मैं अगर जैसे तुम्हें एग्जांपल दो, तो जैसे कि मान लो तुमने 10 लाख में एक्वायर की थी, और तुम्हारी जब तुमने ट्रांसफर की तो उसके केस में मान लो तुम्हारी WDV आई 5 लाख की बस, ठीक है, और अगर ये एक्विजिशन प्राइस आ रहा है तुम्हारा 4.5 लाख, तो इसमें तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी 4.5 लाख की, मतलब हाँ, विच एवर इज लेस, क्योंकि 5 लाख और 4.5 लाख विच एवर इज लो तुम्हें चेक करना होगा लेस वाला। अगर मान लो बाई चांस अगर रीएक्विजिशन प्राइस तुम्हारा आ गया 7 लाख या 8 लाख, मतलब कुछ भी ओवर एंड अब 5 लाख आ रहा है, तो उस केस में 5 लाख ही तुम्हारी, क्योंकि WDV कंसीडर कर ली जाएगी तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट है। ये ध्यान रखना, और वो ऊपर वाला डिस मतलब वो हो जाएगा डिस अलाउ, तुम्हें वो चेक करना पड़ेगा कि आगे वो अलाउड होता है कि नहीं होता, कि आप तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मली क्लेम कर लो ओवर एंड अबव, मतलब वो फिर भी नहीं होगी, क्योंकि दे जाता है प्रूफ की, या तो कुछ तुम्हें लगे कि एसेट की वैल्यू में कोई बेनिफिट हो रहा है, मतलब कुछ दिख रहा हो तुम्हें अलग से,
कि मान लो उसने को हमने कोई एसेट ट्रांसफर की थी, उसने सोल्ड कर दी या ट्रांसफर कर दी थी, मतलब उसने कुछ मतलब हमारी एसेट के अंदर वैल्यू एडिशन कर दी, तो वो फिर रेलेवेंट केस पे डिपेंड करते हैं। फिर हमें आगे कोर्ट रूलिंग वगैरह अगर कोई आ रखी हो, फिर हमें केसेस वगैरह चेक करने पड़ेंगे, तो वो सेपरेट केस हो जाता है। चलो ये भी हो गया। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लो। Acquisition of asset previously owned by any person to whom asset is given on lease or hire, where before the date of acquisition, thus as say Mr. A, the asset were at the time of use by the another person, say Mr. B, for the purpose of his business on profession, depreciation allowance has been claimed in respect of such asset in case of Mr. B, and such person acquire on lease, hire or otherwise assets from A. Then actual cost of transfer asset in the case of shall be the written down value of the said assets at the time of transfer. अब इस केस में भी वही बात करें, जैसे अगर प्रीवियसली ओन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, प्रीवियसली एक्वायर मतलब जिसने कर रखी होगी, मान लो जिसने जो भी ट्रांसफर करा है हमें, जैसे मान लो मैं मिस्टर बी हूँ, तो मुदित मिस्टर मतलब मैं मुदित और विनय की बात करें, ट्रांजेक्शन की चलते हैं, तो मुदित के बाद एसेट थी मान लो जो भी थी 10 लाख की थी, तो वो डेप्रिसिएशन क्लेम करते हुए आ रहा था, मतलब उसने अपने बिजनेस के अंदर, तो उसने मान लो 5 लाख तक का क्लेम कर लिया था, तो 5 लाख वैल्यू बची थी। अब मैंने उसको उससे वैल्यू ले ली लीज पे या हायर पे, क्योंकि हमने आगे पढ़ा था कि अगर हम लीज या हायर पे लेते हैं तो हायरर जो भी मतलब जो भी हायरर होता है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, तो मैं मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, उसके लिए WDV हो जाएगी, मतलब सामने वाले की एक्चुअल कॉस्ट, मतलब मान लो अगर मुदित के लिए जो, हाँ वो हो जाएगी। बस अब ये बात कहना चाह रहा है सीधी सी। एग्जाम्पल नीचे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, एक्सप्लेनेशन क्या दे रखी है, 41 deal with the transfer of any asset which is made for the purpose of reduction of tax liability by way of claiming enhance, और वही है वो बात करें कि मान लो अगर मैं भी एक वायर कर लेता तुमसे, मतलब हायर पे ले लेता ज्यादा अमाउंट पे, मतलब कुछ ऐसा केस होता, तो वहाँ पे फिर असेसिंग ऑफिसर को तुमने सेटिस्फाई करना होगा कि मतलब तुमने प्रायर अप्रूवल, जैसे हमने ऊपर में की बात करें, अगर तुमने मान लो कोई रीएक्वायर कर रहे हो ना, तो वहाँ पे अगर तुम्हें जैसे अप्रूवल वगैरह कहीं से ज्यादा अगर वैल्यू हो जाती है फिर तुम्हें दिखाना पड़ता है, मतलब कि कैसे अगर तुम्हारा ज्यादा अमाउंट क्यों हो रही है, फिर तुम्हें वहाँ पे सेटिस्फेक्शन वगैरह देने होंगे। और इसमें मैं अगर रीड करूँ, इतना कुछ नहीं है, ये और फर्दर एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे लिए, इतना कुछ नहीं है, इतना डिटेल में तुम्हें नहीं देंगे, मतलब अगर रीड करना हो फिर भी नॉन एब्सटेंट क्लोज टेक, जैसे हम बात करें अगर किसी ने डिटेल में करनी हो इसको रीड कर सकते हैं इसमें क्या होता है, फिर आगे मतलब कोई और जैसे अगर इसके अंदर और डिटेल चेक कर सकता है, बेयर एक्ट में जाके एक्सप्लेनेशन ये पूरी और चेक कर सकता है, अगर कुछ और दे रखा हो वहाँ पे तो फिर वहाँ पे मतलब चेक करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट की बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, वेयर अ बिल्डिंग विच वाज प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी, क्या अब किसकी बात कर रही है ध्यान देखना, ओनली बिल्डिंग, अभी बिल्डिंग की बात कर रहा है, विच वाज प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी मतलब पहले पर्सनल यूज के लिए थी, बोट इनटू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अब बोले है उसको बिजनेस प्रोफेशन, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब या तो एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि मतलब से मतलब एक्चुअल कॉस्ट एज रिड्यूस बाय अमाउंट इक्वल टू डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड। अब देखो अगर तुम्हारी हम बात करें कि पर्सनल जब तुम्हारा यूज होगा तो तुमने डेप्रिसिएशन क्लेम तो किया नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा बिजनेस ही नहीं था, लेकिन अगर जैसे तुम बिजनेस में ले आओगे बिल्डिंग के केस में, खाली ये ध्यान रखना बिल्डिंग वाला केस है ये, अगर तुम उसको बिल्डिंग अपने बिजनेस में ले आते हो तो तुम उसको नोशनल नोशनल मतलब डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे, मान हाँ, मतलब लेंगे कि नोशनल दूसरी डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग बिजनेस में थी। हाँ हाँ, वो जो भी तुम क्लेम करते होगे वो हम लेस कर देंगे उस अमाउंट से, तो वो एक्चुअल कॉस्ट होगी। और यह ध्यान रखना क्या ये खाली बिल्डिंग का केस है, और ये इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना ये वाले को भी, कि मतलब बिल्डिंग का केस है, अगर कोई अदर एसेट होगी ना तो उस केस में तुम सीधा नॉर्मली करते आओगे, मतलब जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी वही तुम कंसीडर कर लोगे, ये हो जाएगी। जैसे इस केस में बात करें, जैसे कार की थी, उसने कार 5,25,000 में की थी, तो उस केस में जो एक्चुअल प्राइस होगी वही हो जाएगी, मतलब डेप्रिसिएशन अब इसी पे क्लेम किया जाएगा। देखो इन्होंने नीचे भी इसको देखो, ऊपर इन्होंने कहीं ये चीज नहीं बताएंगे कि अदर एसेट्स का कहाँ है, बिल्डिंग का बता दिया। अब इन्होंने देखो अगर कोई नोट के वे में बताया क्या, जो भी हमने पढ़ा था कि क्या एक्चुअल कॉस्ट माइनस मतलब वही करेंगे इन द केस ओनली इन द केस ऑफ बिल्डिंग। अब इन्होंने नोट के वे में बता दिया क्वेश्चन के लिए, इन द वे ऑफ बिल्डिंग विच वाज इनिशियली एक्वायर्ड, ठीक है,
इट इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एसेट। अभी इन्होंने नीचे बता दिया, यहाँ से तुम्हें जैसे चेक करना होता है। चलो ये हो गया। अब देखो कैपिटलाइजेशन की बात करें, जैसे मैंने बताया था ना कि इंटरेस्ट, जैसे बोरोइंग कॉस्ट मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बता रहा था, तो वहाँ पे जैसे था to obtain more tax benefit, reduce tax flow, resort to the method of interest capitalization। हम इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर लेंगे। अब कहाँ तक करेंगे, जैसे बात करें तो नॉट इन देखो ये रहा, यहाँ से तुम्हारे रेलेवेंट है। यहाँ से एनी अमाउंट पेड और पेबल, पेड या पेबल एज एन इंटरेस्ट in connection with acquisition of asset and relatable to the period after first use shall not be included। अब इन्होंने ऐसे नेगेटिव में बता दी कि जैसे अगर तुमने पुट टू यूज के आगे जो भी करोगे वो तुम कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे। अगर तुम कैपिटलाइज नहीं कर पाए, इसको तुम आगे जैसे जनरल डिडक्शन वाले में पढ़ लेंगे कि तुम उसको नॉर्मली क्लेम कर लोगे डेप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। जो भी पुट टू यूज से पहले, फर्स्ट पुट टू यूज से पहले तुम उसको कर लोगे अपने कैपिटलाइज। सब ये बात कर रहा है बस उसमें। और ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, एक्चुअल अमाउंट पेड और पेबल, मतलब ये एक्रूअल बेसिस पे तुम्हें अलाउड हो जाएगा अगर तुमने पे नहीं किया। ये ध्यान रखना है इस केस में। अमाउंट ऑफ ड्यूटी एक्सरसाइज एडिशनल ड्यूटी इफ रिड्यूस इफ क्रेडिट इज क्लेम्ड where an asset is used acquired by assessee, the actual cost is reduced by amount of duty exercise sorry if claim has been made and allowed। अब इस केस में बात करें कि जैसे हमें कोई ड्यूटी एक्सर, जैसे हमने कोई बाहर से ड्यूटी मतलब कोई एसेट एक्वायर की थी, या हमें उस पे ना, एक सेकंड, हाँ तो मतलब जो अगर तुम्हें जो भी मतलब ये एक्साइज ड्यूटी से अगर तुम्हें कोई मतलब वो मिल रहा है एडिशनल ड्यूटी, मतलब कोई क्लेम क्रेडिट मिल रहा है, तो वो तुम लेस कर लोगे अगर वहां पे मिल रहा है और तुमने क्लेम कर लिया है। ठीक है। अब सब्सिडी की बात करें, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे दी तो भी हम उसको रिड्यूस कर लेंगे अपनी कॉस्ट। सीधी सी बात है, जितनी भी हमें सब्सिडी मिलेगी शेल नॉट इंक्लूड, सीधी सी बात है, ये शेल नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये भी हो गया, मतलब नॉर्मल सी बात है, जो भी सब्सिडी मिलेगी वो तुम अपनी कॉस्ट से लेस कर लोगे। अब क्या इफ एसेट इज एक्वायर्ड आउटसाइड बाय इंडिया बीइंग अ नॉन रेजिडेंट एंड एसेट इज ब्रॉट हिम बाय इंडिया। अब इस केस का क्या, एसेट इज एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाय एन एसएससी बीइंग नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट से तुमने एसेट एक्वायर की थी, सच एसेट ब्रॉट बाय हिम टू इंडिया, या फिर अगर वो खुद ही ले आया, बीइंग मतलब अगर नॉन रेजिडेंट खुद ही बाहर से ले आया, बीइंग अ नॉन रेजिडेंट मतलब कोई बाहर से तभी लाएगा ना, मतलब अगर नॉन रेजिडेंट होगा, अगर वो रेजिडेंट होता तो क्लेम कर ही लेता बिजनेस से, अगर कोई इंडिया से रिलेट कर रहा होता था वो, तो नॉन रेजिडेंट के केस में बनेगा ये वाला। तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट सब क्या कंसीडर करी जाएगी, एज रिड्यूस बाय अमाउंट इक्वल टू द डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड। अब ये उसकी बात कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग में हमने निकाला था नोशनल पे, नोशनल बेसिस पे, वहाँ पे बिल्डिंग था, लेकिन यहाँ पे हर एसेट के केस में जो भी करोगे नोशनल बेसिस पे वो तुम उसको लेस कर दोगे अपनी एक्चुअल कॉस्ट से। ये बात कर रहा है, सीधी सी बात। और कैपिटल एसेट ऑन विच डिडक्शन इज अलाउएबल अंडर सेक्शन 35 एडी। 35 एडी होता है स्पेशल बिजनेस का, मतलब जिसके केस में तुम्हें फर्स्ट ईयर में जब भी तुम एक्वायर करते हो तो उसके केस में मतलब तुम्हें 14 हाँ मतलब specified businesses। हाँ, तो उसके केस में तुम्हें 100% वहाँ पे अलाउड हो जाती है। तो उस केस में क्या है, वहाँ का तुम्हें 100% अलाउड देगी क्या। अब जैसे बात करें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी कैपिटल एसेट ऑन विच रिडक्शन हैज बीन अलाउड टू द अंडर सेक्शन शैल बी नील, मतलब वही हो जाएगी। अब जैसे हमने साइंटिफिक एसेट का बात किया था तो ये वही लगभग केस बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी नील आ जाएगी अब। लेकिन तुम देखो ये ध्यान रखना, कैपिटल एसेट की वैल्यू नील है, लेकिन तुम्हारे ब्लॉक में अभी भी एग्जिस्ट करेगी ये। This would be applicable in case of transfer of asset by SSC. SSC himself claimed depreciation under Section 35 AD, or previous owner has claimed under Section 35 AD. This would be applicable where the capital asset is acquired by way of। अब ये ध्यान रखना कि जैसे इतना अगर या तो एसएससी ने खुद ही क्लेम कर लिया हो, लेकिन अगर तुमने प्रीवियस ओनर से एक्वायर करी थी और उसने 35 एडी के अंदर बेनिफिट ले लिया था, तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड, ये वाला प्रिंसिपल कभी मतलब एप्लीकेबल होगा, या गिफ्ट में हो, लिक्विडेशन पे हो, ये सारे मतलब केसेस पे मतलब
कि जैसे ट्रांसफर ऑफ अमलगमेटिंग इंडियन कंपनी, ये वाला कितना हो रहा है इसमें भी, कैपिटल एसेट। अब नॉर्मल से ना ये ऊपर वाला ये इतना ही कर लेना बहुत है, नीचे तुम्हारा इतना अंदर नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा, 35 AD के में अगर तुम्हें बेनिफिट मिल गया हो तो तुम उसको, वो तुम्हें प्रीवियस ओनर से मिला था एज अ वे ऑफ गिफ्ट रेवोकेबल इन केसेस में, तो तुम उसकी वैल्यू तुम्हारी नील हो जाएगी। जितना उसे मतलब डिडक्शन उसे मिल जाएगी, जैसे 100% मिल जाती है तो उस केस में तुम्हारी वैल्यू नील हो जाएगी। सीधी सी बात अब ये कहना चाह रहे हैं इसके केस में। बाकी तुम्हारे लिए मतलब इतना रेलेवेंट नहीं है अभी तुम्हारे लिए इतना, मतलब ये फाइनल के लिए में थोड़ा आगे रेलेवेंट ज़्यादा हो जाता है। इसको रीडिंग पर्पस के लिए एक बार जर्नल रीड कर लेना बस एक बार खाली, कोई डाउट